जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और पूरा साथियों यहाँ पर सिलेबस भी देखने की कोशिश करेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कहूँगा साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस देखेंगे और उसके बाद साथियों रीजनिंग और उसके बाद मैथ, यानी कि जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो साथियों सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सभी के सभी जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए अपनी तैयारियों को बेस्ट बनाएं। और यहाँ पर मैं हिंदी के 20 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, जिसमें से 20 में से आपको कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन आपको हर हाल में करना ही होगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर सुषमा लिखा हुआ 2 बार, सॉरी मिस्टेक हुआ है एक बार। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा जाता है। तो कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आपका ये ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि पल्ला पकड़ना। देखिए, पल्ला पकड़ने का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि पल्ला पकड़ना यानी काम बन जाना, यानी किसी का सहारा लेना। तो सहारा लेना इसका राइट आंसर होता है साथियों। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है तो वो लोग बिल्कुल करेक्ट है साथियों। आप लोग आंसर देते रहिए, आपके अकॉर्डिंग आपको मुझसे पहले आंसर देना होगा, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि साथ ही साथ मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर बताइए मुझे। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। इसमें दिया गया है सादा जीवन डैश विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर उच्च विचार होना चाहिए, ये सादा जीवन निम्न विचार होना चाहिए, ये सादा जीवन विचित्र विचार होना चाहिए, या सादा जीवन सरल विचार। तो मैं कहूँगा कि कहावत अगर मुझे पूरी करना है तो सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो उसके बाद अगला देखिए, जो अगला सवाल है कि जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द मुझे बताइए क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस। तो साथियों आपसे अगर पूछ लिया जाए, जिसे जीत लिया गया हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जीत लिया गया हो, तो जिसे जीत लिया गया हो इसका लिए हम लोग एक शब्द क्या लिख लेते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा उसे हम लोग विजित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजित बोलते हैं। अब अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, क्या? जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर इसका लिखेंगे एक शब्द के लिए। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे बिग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विदुर की। तो विदुर का मतलब क्या होता है? देखिए, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, कितनी? जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदुर बोलते हैं। तो उसको यहाँ पर हम लोग विदुर बोलते हैं। अब जिसका पति मर चुका हो उसका हम लोग विधवा बोलते हैं। उस औरत को क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब अगर किसी की पत्नी साथियों मर चुकी है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या उसको बोलते हैं? उसको हम लोग विदुर बोलते हैं। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो स्त्री विद्वान हो उसको क्या कहा जाएगा, उसे को हम लोग बोलते हैं विदुषी। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है वो लोग मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे, आई होप आप लोग सही ही जवाब देंगे। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि मैंने एक गाय और एक भैंस। अब यहाँ पर डैश दिया गया है, ऑप्शन दिया है खरीदी, खरीदे, खरीदा, खरीदे। तो यहाँ पर साथियों कौन सा शब्द आएगा ये आपको बताना है। तो मैं कहूँगा कि मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज होता है। अगला क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शब्द वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मतलब शुद्ध शब्द यहाँ पर बोलना है, हमको लिखना है। तो यहाँ पर साथियों हम लोग 20 क्वेश्चन हिंदी के पूरे देखेंगे, उसके बाद जीएस के देखेंगे और उसके बाद रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, देन आफ्टर मैथ के। तो आप अपने वाकई में अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो मैं कहूँगा कि ये पूरी क्लास आपको साथियों एंड तक देखना चाहिए। ये क्लास देखने के बाद साथियों आपकी तैयारी में मैं कहूँगा कि 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि निष्पक्ष कैसे लिखा जाता है। देखिए निष्पक्ष यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है राइट है, तो ए आंसर करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन है भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर साथियों भीगी बिल्ली बनने का मतलब हो जाता है सहम जाना, तो इसका मतलब होता है सहम जाना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा पोषक का विलोम। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि दुर्बल का विलोम पूछ लिया जाए आपसे, तो यहाँ पर इसका विलोम हो जाता है सबल। अगर आपसे जो क्षीण का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है, पुष्ट बताना है। यानी दुर्बल का विलोम सबल और क्षीण का विलोम पुष्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोषक का विलोम क्या होता है, तो उसका विलोम शोषक। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है भाड़ झोंकड़ा। देखिए ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ढील देना, थक जाना, व्यर्थ समय खोना, निराश हो जाना। तो मैं कहूँगा कि भाड़ झोंकने का मतलब यह हो जाना कि व्यर्थ समय खोना। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। सवाल की अगर मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कि दुष्कर कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऑप्शन, उसके बाद लिखा गया है दिए गए शब्द का विलोम क्या है। सॉरी यहाँ पर इसका डी ऑप्शन राइट है। देखिए यहाँ पर आदान का विलोम आपको ज्ञात करना है। तो मैं निधन का अगर विलोम की बात करूँ, सॉरी यहाँ पर आदान का विलोम हो जाएगा प्रदान। अब निधन प्रदान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका आदान का विलोम प्रदान होता है। और आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है जो कह रहा है कि दिन से ऋतु में ठंडक है, या दिन से मौसम में ठंडक है, या दिन से शीत में ठंडक है, या जलवायु में ठंडक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, देखिए और फटाफट बताइए तो आपका राइट आंसर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मैं कहूँगा कि दिन से मौसम में, यहाँ पर दिन से मौसम में ठंडक है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए। तो आपका बी नंबर जो आंसर होता है ये आपका राइट हो जाता है। अब कह रहा है कि इस श्लोक से संबंधित जो होता है उसको क्या बोला जाता है। साथियों जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथियों जो लोग चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया और नए विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मेरा मानना है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहूँगा कि ये एकमात्र आपकी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी होगी अगर आप डेली इस क्लास को देखते हैं। आपकी तैयारी कुछ ही दिन में देखिएगा कि आसमान से शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली ये क्लास होने वाली है। तो ये क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। खैर चलिए देखते हैं, इस श्लोक से जो संबंधित होता है उसको हम लोग लौकिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौकिक बोलते हैं। और इस श्लोक से जो संबंधित नहीं होता है उसको हम लोग अलौकिक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला जा रहा है बिजली शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। देखिए बिजली का कई सारे पर्यायवाची होते हैं, आपको मालूम भी होना चाहिए कि बिजली को हम लोग तड़ित बोलते हैं बिजली को हम लोग तड़ित बोलते हैं, बिजली को हम लोग विद्युत भी बोलते हैं, और बिजली को हम लोग चंचला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंचला भी बोलते हैं। और बिजली को ही हम लोग चपला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चपला बोलते हैं। अब यहाँ पर बिजली का हो गया। अब इस अटवी का मतलब क्या होता है? अटवी का मतलब होता है वन। वन का मतलब ये हुआ कि जंगल भी आप लोग कह सकते हो, जंगल। और इसका मतलब ये भी होता है, इसको हम लोग विपिन भी बोलते हैं, जंगल को विपिन भी बोलते हैं। और जंगल को ही साथियों अरण्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरण्य भी बोलते हैं। तो कानन भी इसी को बोलते हैं, यानी वन को हम लोग कानन भी बोलते हैं। और कांतार भी ये जंगल को हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे जंगल के पर्यायवाची आप लोग ध्यान दीजिएगा इन पर। अगर मैं बात करूं सरवरी की, तो सरवरी का मतलब होता है रात। रात को रात्रि भी बोलते हैं हम लोग। तो और रात को हम लोग रजनी भी बोलते हैं, और रात को हम लोग निशा भी बोलते हैं। मैं कहूँगा कि बिल्कुल रात को निशा भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बिजली का पर्यायवाची आपको दामिनी हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ई के साथ है तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला देखते हैं। अगला जो हर एक टॉपिक है, यहाँ पर सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। हर एक टॉपिक को टच करते हुए ये क्लास आपकी निकलेगी। तो यहाँ पर
अगला देखिए कि आकाश का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखिए आकाश के भी कई सारे समानार्थी शब्द होते हैं। आकाश को अंबर नहीं कहते हैं क्या, अंबर भी बोलते हैं, और आकाश को हम लोग गगन भी बोलते हैं, आकाश को और व्योम भी बोलते हैं हम लोग, आकाश को अनंत भी बोलते हैं। साथ ही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके मनोमस्तिष्क में आई होप समझ में आ रहा होगा। जो आकाश हो गया, आकाश को हम लोग आसमान भी बोलते हैं और इसको नभ भी बोलते हैं, और आकाश को जो गगन भी बोलते हैं। तो ये सारे हो गए आकाश के समानार्थी शब्द। तो मैं कहूँगा इसमें से मैंने जो बताया अंबर, तो अंबर जो हो गया, आकाश को हम लोग अंबर बोलते हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है वो बिल्कुल सही है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ये सवाल की अगर मैं बात करूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को चुनना है। लिखा हुआ है कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर है, त्रुटि कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कोई किसी को सिखाता नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही। अब यहाँ पर ऐसी जो उच्चारण आ गया, यहाँ पर ऐसी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ऐसा आना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा, क्योंकि उच्चारण एक हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द। अब ऐसी थोड़ी ना आएगा, अब ऐसा आ जाएगा। तो मैं कहूँगा तीसरे वाले में प्रॉब्लम है, तो तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन होता है हमारा कि यहाँ बोल रहा है कि 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, इसमें कोई त्रुटि नहीं। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। तो अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों जो शब्द है, आपसे बोला जा रहा है कि भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, भाइयों का हेतु क्या हो सकता है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है, यहाँ पर बोला रहा है कि इसकी जगह पर कौन सा शब्द आएगा, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर हमको लक्ष्य आना चाहिए, कारण आना चाहिए, उद्देश्य आना चाहिए, या प्रयोजन आना चाहिए। मैं कहूँगा कि भाइयों के झगड़े का जो कारण होना चाहिए, यहाँ पर कारण क्या हो सकता है, तो हेतु की जगह पर हम लोग कारण लिख सकते हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी करेक्ट। अगला देखते हैं परीक्षा की तरीका बदलनी चाहिए, या परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, या उपाय बदलनी चाहिए, या ढांचा बदलना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए, तो ये एसएससी जीडी के जो फेवरेट शब्द जो क्वेश्चन हैं, जो खाली जगह वाले जो शब्द होते हैं, जो 2 से 3 सवाल आते हैं। मैंने देखा है कई सारे शिफ्ट में 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको खाली जगह वाले देखने को मिलेंगे। तो जैसा साथियों पैटर्न रहा है प्रीवियस ईयर का, जिस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो परीक्षा की डैश बदलनी चाहिए, तो यहाँ पर प्रणाली बदलनी चाहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जो भी करेक्ट है। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको क्या बोलते हैं, सज्जन पुरुष, राक्षस, दानव, या लौह पुरुष। तो यहाँ पर उसको हम लोग लौह पुरुष बोलेंगे, जो भी लोहे की तरह बलिष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी लोग हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन होंगे वो सामान्य ज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोग हिंदी के देख चुके हैं, अब हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं सामान्य ज्ञान के। तो बिल्कुल साथियों तैयार हो जाइए इन सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन को करने में। तो मैं कहूँगा आपके कई क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्ज़ाम में। तो देखिए आपका पहला सवाल है जो कह रहा है भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन सीमाओं, मतलब बोल रहा है कि कौन से अनुच्छेद में लिखा है नए राज्यों के गठन के बारे में और सीमाओं के फेरबदल हो सकता है। तो नए राज्यों के गठन के बारे में तो अनुच्छेद नंबर 3 कहता है। ये क्या कहता है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद जो होता है 1 में क्या होता है, तो मैं आपसे बता देता हूँ संघ का नाम। अनुच्छेद 1 में आता है संघ के नाम के बारे में और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा हुआ है। संघ के नाम और उनके राज्य के क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जब अनुच्छेद 10 की बात करते हैं, यहाँ पर नागरिकता के संबंधित प्रावधान है। अब नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ, यहाँ पर विधि के द्वारा जो संघ में
जो नए राज्यों का प्रवेश है, यहाँ पर नए राज्यों का जो प्रवेश होता है ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? नए राज्यों का प्रवेश जो होता है ये नए राज्यों की या स्थापना के बारे में कौन से अनुच्छेद कहते हैं? तो यहाँ पर अनुच्छेद 2 कहते हैं। तो ये 4 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों के बारे में आपको हमने बताया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहा है कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? देखिए, भारतीय सुरक्षा बल के जो सर्वोच्च जो कमांडर होते हैं वो तो राष्ट्रपति होते हैं, कि जो भी उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर हम लोग द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो अगला देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की जो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है ऑप्शन। तो यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन सी बातें सही हैं। देखिए, राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है और जितने भी मंत्रालय में मंत्री होते हैं उनके भी नियुक्ति करते हैं, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है। अब राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक कहलाए जाते हैं। अब यहाँ पर सी ऑप्शन क्या कहता है कि क्या वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं? तो बैक क्वेश्चन में ही हमने बताया कि सुरक्षा बलों के ही कमांडर होते हैं। अब अगला जो कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। जो राष्ट्रपति होता है ये आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ये साथियों यहाँ पर गलत हो जाता है। तो गलत जो हो जाता है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर बोला गया था कि कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सत्य नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ये आपको क्या है बताना है। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात की जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत का, तो यहाँ पर हम लोग मोर लिख देते हैं, मोर हो गया। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करें तो बरगद है। तो यहाँ पर जिस प्रकार ये ऑप्शन जिन लोगों का है तो वो राइट आंसर वाले हैं। अब अगला है कि जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1950 में स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन में 1950 दिख रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, बताना है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये आंसर आपका सी के साथ जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत की अगर मैं बात करूं तो किसने लिखा, तो यानी कि वंदे मातरम यहाँ पर किसने लिखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि कौन सी नहर जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्वेज नहर की, ये आखिर है कहाँ? तो मैं कहूँगा कि स्वेज नहर जो है ये मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। अगर बात करूं कि ये किसके बीच में है, तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर यानी जो स्वेज नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो अगला है पनामा नहर। पनामा नहर की अगर मैं बात करूँ तो पनामा एक जगह है जहाँ पर क्या होता है, ये किसको जोड़ती है? ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जो प्रशांत महासागर होता है और कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ती है। और अगला जो है मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ये आपको ध्यान रखना है कि सवाल यहाँ से बन रहा है कि कील नहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अब कोरित नहर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गई कील नहर। अब कैरिथ जो नहर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये जो होती है श्रोनिक खाड़ी को और कुरिंद की खाड़ी से जोड़ती है।
लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो प्रशांत महासागर को देखिए। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, जो मैंने बताया कि पनामा नहर है, ये जो होती है पनामा नहर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है उसको अटलांटिक महासागर कह लो या फिर इसको कैरिबियन सागर कह लो, ये दो तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच पनामा नहर है तो बिल्कुल सही है। अगर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर आ जाए तब भी एक ही बात है, यानी कि अटलांटिक महासागर और कैरिबियन महासागर एक ही बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रशांत महासागर लिखा, बट अटलांटिक महासागर की जगह पर मैंने कैरिबियन सागर लिख दिया, क्योंकि कैरिबियन सागर ही अटलांटिक सागर कहलाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। खैर, अगला नंबर जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कई सारे सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लंदन, क्योंकि यूके में है, किस नदी के किनारे है, तो ये आपके टिम्स नदी के किनारे है। कहाँ पर है? टिम्स नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए कि बगदाद, ये आपका इराक में है और ये किस नदी के किनारे है, ये टिग्रिस नदी के किनारे है। टिग्रिस नदी के किनारे। अब ये टिग्रिस नदी के किनारे हैं। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं बुडापेस्ट की, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो बुडापेस्ट है ये हंगरी में है और डेन्यूब नदी के किनारे है। जो डेन्यूब नदी होता है वहाँ पर स्थित है। अगर बात करें कि नील नदी के तट पर क्या है, नील नदी के तट पर यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जो कि सिकंदरिया है। क्या है? सिकंदरिया। अब मैं बात करूँ कि सिकंदरिया कहाँ है, तो ये मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में है। और सिकंदरिया ही नील नदी के तट पर स्थित है, इसलिए आंसर जिनका बी ऑप्शन के साथ हो मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखते हैं। उसके बाद जो माले किस देश की राजधानी है, मुझे बताइए। देखिए, माँ से हो जाएगा माले और माल से हो जाएगा मालदीव। तो मैं कहूँगा कि माले किस देश की राजधानी है, तो मालदीव की राजधानी है। यानी कि जो मालदीव की राजधानी की क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है माले है। अगर यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि जो मॉरिशस की राजधानी क्या है, जो मॉरिशस की राजधानी होती है वो पोर्ट लुइस है। क्या है? पोर्ट लुइस है। ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो मलेशिया की राजधानी साथियों मैं अगर बात करूं तो कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर है, मलेशिया की राजधानी हो गई। अगर लक्षद्वीप की बात करूं तो यहाँ पर हो जाता है आपका कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है। तो इस प्रकार ऑप्शन जिनका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं देख भी पा रहा हूँ बहुत लोगों का आंसर राइट ही होगा। तो आई होप ये सेशन आपको फुल्ली समझ में आ रहा है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट में बताएं मुझे। देखिए, अगर आपका जवाब साथियों जयदेव है, कहा है? जयदेव है, तो आपका अगर जो जवाब है वो जयदेव है तो यहाँ पर आपका करेक्ट है बिल्कुल। तो चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि जयदेव की, तो एक तो देखिए यहाँ पर गीत गोविंद किसकी रचना है, तो आपको जयदेव बताना है। अगर रति मंजरी बहुत पूछी जाती है, रति मंजरी, तो रति मंजरी किसकी रचना है, तो ये रति मंजरी आपकी जयदेव की ही रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीजक किसकी रचना है, तो बीजक कबीर दास की रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास की रचना बहुत सारी है, जैसे कि रामचरितमानस हो गया, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की। ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, एक रचना है जैसे कि यहाँ पर गीत गोविंद लिखा है, और गीत गोविंद अगर टीका आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए? गीत गोविंद टीका, तो उसके साथ अगर टीका आ जाए तो यहाँ पर ये किसकी रचना हो जाती है? ये मीराबाई की रचना होती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अगला जो सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का चयन करना है कि औरंगजेब के कथन कौन सा गलत है। उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है।
आलमगीर जो होता है, इसको आलमगीर भी कहते हैं औरंगजेब को, और जिंदा पीर भी बोलते हैं औरंगजेब को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक जो रूप से हराया, और अपने पिता को आगरा में अपने ही जो महल में नज़रबंद कर दिया। मतलब यहाँ कहने का ये हुआ कि अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक के रूप में हराया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वह शाहजहां और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था। नहीं साथियों, 18वीं शताब्दी के मध्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो यानी कि गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। तो ये गलत है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? मैं कहूँगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है, ये आपका अकबर के साथ जाएगा, क्योंकि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में अकबर की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर मैं कह रहा हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी, ये आपको बताना है। तो किस लिए फांसी दी गई थी? मैं कहूँगा कि काकोरी ट्रेन डकैती के माध्यम में जो उसका मैटर हुआ था, उसके माध्यम से इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर के देख लीजिए कि कौन कौन से करंट अफेयर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि हाल ही में गोयम बिना मूल विज येवजन योजना शुरू की गई। तो ये कहाँ पर योजना शुरू की गई? ये आपकी गोवा की योजना है, तो ये गोवा में ही शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला। तो मैं कहूँगा यहाँ पर चंद्रलाल दास के साथ आपका आंसर जाना चाहिए। जो इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं, जो कि आपके चंद्रलाल दास बने, यहाँ पर इस्पात होना चाहिए भाई गाइस। साथियों मैं देख रहा हूँ कि आप लोग को मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ, हिंदी, जीके और करंट अफेयर के जो चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी साथ में आपको करा रहा हूँ। बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर आपकी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग इस चैनल को नए जुड़ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। अब बताइए कि हाल ही में सरकार ने विमान रख रखाव, मरम्मत और उसकी ओवर हालिंग में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि 100% यहाँ पर जो FDI को यहाँ पर मजदूरी दी गई है, मंजूरी। अगला क्वेश्चन है जो श्री राम कैपिटल को ARC लॉन्च करने के लिए किसकी मंजूरी मिली है। तो RBI की मंजूरी मिली है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर A के साथ। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि किसे झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो मैं कहूँगा साथियों, जो महेंद्र सिंह धोनी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, इनको ही नियुक्त किया गया है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है वो लोग बिल्कुल भी करेक्ट हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो की मैं बात करूँ, इसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इस सवाल की अगर मैं बात करूँ कि गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा, तो ये कहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये हरिद्वार में मनाया जाएगा। गंगा उत्सव 2024 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के क्वेश्चन, मैं यहाँ पर बताऊँगा।